साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। मुनीर को अमेरिका बुलाकर ट्रंप लंच करवा रहे थे। जिस मुनीर के आतंक पर अमेरिका कुछ बोलने को तब तक तैयार नहीं था, उस अमेरिका को कुछ ही महीने में नरेंद्र मोदी ने ऐसा टाइट किया कि अमेरिका ने पहलगाम हमला करवाने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट को बैन करने का ऐलान कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान ने कराया। अमेरिका ने भी मान लिया है कि पहलगाम अटैक को द रेजिस्टेंस फोर्स ने अंजाम दिया। अमेरिका ने मान लिया है कि द रेजिस्टेंस फोर्स लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन है और यह आतंकियों का संगठन। अमेरिका से यह ऐलान करवा लेना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इससे पाकिस्तान और असीम मुनीर की बैंड बजने वाली है, क्योंकि टीआरएफ का अमेरिका से बैन होने का मतलब यह है कि असीम मुनीर को अब सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकवादी को पालने की कीमत चुकानी है। सैफुल्लाह कसूरी को असीम मुनीर हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बनाने में जुटा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही दाव में असीम मुनीर, सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद सबका खेल खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान का क्या बुरा हाल होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने अमेरिका और चीन दोनों को सेट करके मुनीर का पूरा खेल बिगाड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा गेम तो यह पलटा है कि जिस मुनीर को ट्रंप लंच करवा रहे थे, उसी मुनीर को ट्रंप से तमाचा लगवा दिया। पहलगाम हमला करवाने वाले जिस टीआरएफ को असीम मुनीर पाल रहा था, जिस टीआरएफ को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से बैन करवा दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसने पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी और इसकी वजह भी बताई। रूबियो ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि लश्कर तैयबा के मुखौटे और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। रूबियो ने कहा कि अब टीआरएफ को भी लश्कर तैयबा का हिस्सा माना जाएगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला पहलगाम अटैक के इंसाफ के लिए किया है और टीआरएफ पर यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा दे दिया है कि भारत मारेगा तो अमेरिका पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। भारत के रास्ते में अमेरिका नहीं आएगा, कोई टांग नहीं अड़ाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी वजह से कहा है कि टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के अमेरिका के फैसले पर खुशी है। यह भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्ते की पहचान है। यह मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि अमेरिका को मानना पड़ा कि टीआरएफ आतंकी संगठन है जिसने पहलगाम अटैक किया। इसके लिए भारत ने पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने की रणनीति बनाई। अमेरिका, रूस, यूरोप तक प्रतिनिधिमंडल भेजे, अलग अलग मंच पर पाकिस्तान की करतूतों का खुलासा किया। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। टीआरएफ के आतंकियों, उनके नेटवर्क से जुड़े सबूत दुनिया के सामने पेश किए गए। तो जो लोग पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ने डेलीगेशन भेजा, ये किया, वो किया, उससे क्या हुआ, ये हुआ। इसी का नतीजा है कि अब पूरी दुनिया कह रही है कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का रोल था। जो लोग कहते थे कि विदेशों में मोदी ने अपनी टीमें भेजकर क्या हासिल कर लिया, जो कहते थे कि थरूर को अमेरिका भेजने से क्या मिल गया, वो आज देखें क्या मिल गया। आज पीएम मोदी ने खुद ये कहा कि यह नया भारत है जो अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। सुनिए पीएम को। भारत तो पहले दिन से जानता था कि पहलगाम अटैक में टीआरएफ का हाथ है, लेकिन अब अमेरिका से टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित करवाकर कैसे मोदी ने मुनीर को झटका दिया है, यह भी आपको समझना चाहिए। भाई, मुनीर चाहता था कि वो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा का नया चीफ बना दे और बूढ़े हो चुके हाफिज सईद को मरवाकर उससे पीछा छुड़ा ले। इससे मुनीर दो काम करना चाहता था, एक तो लश्कर को नए सिरे से दोबारा खड़ा करना और दूसरा मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर भारत का दबाव खत्म कर देना। लेकिन मोदी ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करवाकर सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद दोनों को एक साथ निपटा दिया, क्योंकि लश्कर का सारा गेम तो टीआरएफ के दम पर चल रहा था।
लेकिन अब टीआरएफ की विदेशी फंडिंग पर रोक लग जाएगी। टीआरएफ के आतंकियों के सारे विदेशी बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। टीआरएफ पर बैन लगने से सैफुल्लाह कसूरी भी वैश्विक आतंकी बन गया है और हाफिज सईद को तो संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित कर चुके हैं। यानी अब अगर मुनीर ने कसूरी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों की फील्डिंग करनी नहीं छोड़ी तो मुनीर के लिए भी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन करके सिर्फ मुनीर के मुंह पर तमाचा ही नहीं मारा, बल्कि पाकिस्तान सरकार को भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद जब संयुक्त राष्ट्र ने पहलगाम अटैक में टीआरएफ को दोषी बताया था, तब कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर टीआरएफ का बचाव कर रहे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक करने के फौरन बाद लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बाद में पलट गया क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ा गया है। कहने लगा कि पहलगाम अटैक में तो टीआरएफ का कोई हाथ ही नहीं है, हमारी तो वेबसाइट हैक हो गई, टीआरएफ ने तो हमले वाला बयान ही नहीं दिया था। दरअसल टीआरएफ के बयान से पलटना असीम मुनीर के दिमाग की उपज थी। असीम मुनीर जानता था कि अगर पहलगाम अटैक में टीआरएफ का लिंक आ गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि हमले को लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया। लश्कर तैयबा की भूमिका साबित होने पर पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश का भी खुलासा हो जाता। लेकिन पहले टीआरएफ ने पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी लेकर मुनीर की प्लानिंग बर्बाद कर दी और रही सही कसर पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने पूरी कर दी। मुनीर के मना करने के बाद भी वो कैसे पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड होने पर खुशी इजहार कर रहा था। अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया तो इसका एक सीधा मतलब यह भी है कि अब पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और टीआरएफ के आतंकी आका सैफुल्लाह कसूरी का नंबर कभी भी आ सकता है। हालांकि टीआरएफ को बैन करने से पाकिस्तान सैफुल्लाह जैसे आतंकियों को पालना बंद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। लेकिन टीआरएफ पर इंटरनेशनल बैन लगने से होगा यह कि असीम मुनीर और पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि अगर सैफुल्लाह को भारत ने निपटा दिया तो पाकिस्तान किसी के सामने जाकर रोना भी नहीं रो पाएगा, और अगर सैफुल्लाह को पालता रहा तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। अमेरिका में टीआरएफ के ब्लैकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान का एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होने का चांस और बढ़ गया है, क्योंकि एफएटीएफ ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ निकला तो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर पाकिस्तान कसूरी, हाफिज जैसे आतंकवादियों को पालता रहेगा तो वो पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो गया तो पाकिस्तान की कब्र खुद नहीं जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पर पहले ही 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो वहां से भीख का पैसा नहीं आएगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? पाकिस्तान की हालत यह है कि वो दूसरे देशों से मिली भीख पर पूरी तरह से जिंदा है। वो एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट होना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान को कोई भी विदेशी संस्था लोन नहीं देगी, पाकिस्तान से कोई बिजनेस नहीं करेगा, पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी। यानी एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट हो गया अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आफत ही आफत आई। और पाकिस्तान के जो लक्षण हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का एफएटीएफ में भी ब्लैकलिस्ट होना लगभग तय है। मोदी ये तय करके बैठे हैं कि वो पहलगाम के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह को भी ठोकेंगे और उसके मददगार पाकिस्तान को भी ब्लैकलिस्ट करवा के मानेंगे। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि चीन उसे बचाएगा, लेकिन मोदी ने तो चीन को भी ऐसा सेट किया है कि वो तो खुद भारत से दोस्ती के लिए अलबलाया हुआ है। आज ही चीन ने कहा है कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चीन ने यह बयान दिया है कि वो रूस और भारत के साथ डायलॉग बनाए रखने को तैयार है। चीन का कहना है कि तीनों देश आपस में बात करेंगे तो इससे तीनों देशों का हित है। आप देखिए कि अभी तक जो अमेरिका और चीन पाकिस्तान की साइड ले रहे थे वो अब भारत की बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये नया भारत है। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दूसरी तरफ चीन की बोलती बंद कर दी। भारत बार बार चीन में बैठकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है और चीन जवाब नहीं दे पा रहा। हालत यह है कि चीन अब हर मुद्दे पर भारत से बातचीत की कोशिश में जुट चुका है। पीएम मोदी जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, और यही वजह है कि चीन से न सिर्फ बात हो रही है बल्कि आंख में आंख डालकर बात हो रही है। पिछले 22 दिनों से भारत की तरफ से चीन के 3 हाई प्रोफाइल दौरे हुए हैं और हर बार भारत ने दिखा दिया है कि अब चीन से जो बात होगी वो बराबरी की होगी। 23 जून को एनएसए अजीत डोभाल ने बीजिंग का दौरा किया। उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर बात की। इसके 2 दिन बाद 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ की यात्रा की। यहां उन्होंने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। फिर 15 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक पीएम मोदी का मैसेज पहुंचाया। एनएसए अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह ने चीन पहुंचकर पाकिस्तान के खिलाफ जमीन तैयार की। इसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को पीएम मोदी का मैसेज दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ और भारत से दोस्ती का हाथ एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसके बाद जब एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद थे, इशाक डार के सामने
जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एससीओ देशों से अपील है कि वो आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देने वालों के खिलाफ ठोस एक्शन लें। जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और आगे भी करेगा। उन्होंने यूएन सुरक्षा परिषद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना बहुत जरूरी है। चीन तो अब पूरी कोशिश में जुटा है कि भारत से रिश्ते जल्द से जल्द सुधर जाएं और रिश्तों पर जमी बर्फ तेजी से पिघले। यही वजह है कि चीन अब पीएम मोदी की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन होना है। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी भी चीन जा सकते हैं। पीएम मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें शामिल हो सकते हैं।